जय हिंद दोस्तों, मैं जीके प्लान पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को प्राचीन काल पढ़ना है और इसमें सबसे पहले जो हम लोग का चैप्टर है ये आपका पाषाण काल है। तो पाषाण काल देखेंगे लोग। तो सबसे पहले थोड़ा सा पाषाण काल के बारे में समझा जाए। और अगर आपसे हम पूछे कि इतिहास का मतलब क्या होता है, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं लोग तो इतिहास का मतलब भी समझ में आना चाहिए। तो जो भी समय बीतता है तो उसे हम लोग इतिहास ही कहते हैं, जो उसका लिखित साक्ष्य हो या लिखित साक्ष्य ना हो, पूरा तात्विक साक्ष्य हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होता है। इतिहास को भी पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा कि इतिहास को पढ़ने के लिए 3 भागों में किस किस में बांटा गया है। पहले ये थोड़ा सा ये बेसिक समझ लिया जाए, उसके बाद पाषाण काल जो हम लोग का आज का मेन टॉपिक है पहला, तो उसे समझा जाएगा। तो देखिए कि स्रोत के आधार पे इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन है, तो देखिए कि प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो इतिहास का 3 भाग पढ़ने के लिए बांटा गया। एक प्राग ऐतिहासिक हो गया, एक आद्य ऐतिहासिक और एक ऐतिहासिक हो गया। तो इन तीनों में क्या अंतर है, ये देखिए कि जो प्राग ऐतिहासिक रहता है इसका लिखित साक्ष्य नहीं होता है। तो जब लिखित साक्ष्य नहीं होगा तो उसे पढ़ा भी नहीं जाएगा, जाहिर सा बात है। तो इसे देखिए कि जो लिखित साक्ष्य नहीं है, जो पढ़ा नहीं गया है, उसे प्रागैतिहासिक बोला जाता है। लेकिन ये पूरा तात्विक जो पूरा तत्व जो रहता है उस समय के, उसी के आधार पे अनुमान लगा के जो वैज्ञानिक हैं लोग, तो वहाँ के उस समय का कंडीशन लिखा जाता है और उसे समझा जाता है। और अगर देखिएगा कि इसका उदाहरण में, तो ये पाषाण सभ्यता हो जाएगा या पाषाण युग हो जाएगा। तो पाषाण युग किसका उदाहरण है, तो प्राग ऐतिहासिक का। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि जिसका लिखित साक्ष्य ना हो। इसके बाद देखिएगा कि आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक का मतलब होता है कि उस समय लिखा पढ़ना, उस समय का जो व्यक्ति था लोग या समाज था, तो लिखा पढ़ना तो जान गया था लोग, लेकिन हम लोग जो है लोग, उन लोगों का लिखावट अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो यानी कि लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक पढ़ा ना गया हो, तो उसे आदि ऐतिहासिक में रखा जाता है, यानी कि उसका आधा इतिहास है। अब इसका उदाहरण देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता का देखिए कि लिपि हम लोग का मिला है, यानी कि उस समय के व्यक्ति जो थे लोग पढ़ना लिखना और सांकेतिक भाषा ये सब उन लोगों को आता था। लेकिन अभी तक हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं लोग, और उन लोगों का जो भाषा है वो हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं लोग, इसीलिए पढ़ नहीं पाए हैं लोग। तो हड़प्पा सभ्यता किसमें आ जाएगा, आधे ऐतिहासिक। आपसे पूछा जाए आधे ऐतिहासिक का मतलब क्या होगा, तो ऐसा इतिहास जिस समय उस समय के मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था, लेकिन हम लोग उन लोगों का भाषा नहीं समझ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं लिख पाते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता है, देखिएगा कि इसमें इस समय का जो साक्ष्य मिलता है, कोई मेटल उटल, तो उस पर लिखा हुआ साक्ष्य मिलता है। तीसरा का जो इतिहास का पार्ट है ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक का मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ से मनुष्य लिखना पढ़ना जानता था लोग, और उन लोगों का लिखावट हम लोग भी पढ़ पाते हैं लोग, तो लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसे बोला जाता है ऐतिहासिक। तो ये समझ गए कि आपका प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में क्या अंतर है। और इसका उदाहरण देखिए कि वैदिक काल। तो जो संस्कृत भाषा है, भारत के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है, और संस्कृत भाषा उस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है। और देखिए कि संस्कृत भाषा हम लोग पढ़ते हैं लोग, बहुत ऋग्वेद हो गया या आयुर्वेद हो गया, जो भी वेद है, तो वेद सभी संस्कृत में लिखा गया है और उसे हम लोग पढ़ पाते हैं लोग। तो ये आपका ऐतिहासिक हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिए कि इतिहास कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन, प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या हो जाएगा कि उस समय लिखित साक्ष्य नहीं था, तो उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। और ये इसका उदाहरण देखिए तो पाषाण काल आ जाएगा। आदि ऐतिहासिक का मतलब क्या हो जाएगा कि उस समय तो लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं लोग, इसका उदाहरण हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और ऐतिहासिक का मतलब होता है कि जिस समय का लिखित साक्ष्य भी है और उसे हम लोग पढ़ भी पाते हैं लोग, जैसे वैदिक सभ्यता इसका उदाहरण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास का मतलब क्या होगा। अब जो हम लोग प्राचीन इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे लोग, पाषाण काल, तो थोड़ा सा देख लिया जाए। देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुआ, तो 3 चीज तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे लोग। एक आपका जल हो जाएगा,
दूसरा का आपका थल हो जाएगा यानी कि जमीन, और तीसरा का वायु हो जाएगा यानी कि उसके बीच का आकाश, ये सब जितना आ जाएगा। अब देखिए कि पहला जो जीवन का संभावना हुआ यानी कि जीवन उत्पत्ति हुआ तो जल में हुआ। अब जल में उत्पत्ति हुआ तो देखिए कि छोटा छोटा बैक्टीरिया इसमें उत्पन्न लिया लोग, और उन्हीं से विकसित होते होते वो जीव में तब्दील हुआ। तो देखिए कि जल से ऐसा जीव बन के आया लोग जैसे मेढक हो गया। तो मेढक क्या है, कछुआ हो गया। तो मेढक और कछुआ ऐसे जंतु क्या होते हैं कि जल में भी रहता है लोग और साथ में आपका स्थल पे भी रहता है लोग। तो ऐसा जीव बना लोग। उसके बाद देखिए कि जैसे पक्षी ये सब हो गया, उड़ने वाला भी जीव बना जो आकाश में उड़ सकता है। तो ये क्रमशः विकास का नियम है, और ये हम लोग भूगोल में देखेंगे लोग विकास का नियम, और साइंस में भी समझेंगे लोग। तो ये चीज समझिएगा। तो सबसे पहले जल में, लेकिन देखिएगा कि पहले छोटा छोटा जीव आया लोग, उसके बाद जो मनुष्य अभी हम लोग देख रहे हैं लोग, बड़ा बड़ा जीव देख रहे हैं लोग, ये शुरुआती चरण में नहीं आए लोग। विकास होते होते ये देखिए कि 500 करोड़ वर्ष के आसपास में ये जीव बैक्टीरिया छोटा छोटा बनना स्टार्ट हुआ लोग। और जो मनुष्य देखिएगा कि सबसे पहले अफ्रीका में मनुष्य का जन्म होता है, और जो आज का मनुष्य है ऐसा नहीं। जैसे कि चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हम लोग का सबसे नजदीक का ये है लोग, हम लोग गोरिल्ला से ही बने हैं लोग धीरे धीरे करके। तो जो बंदर, गोरिल्ला, ये सब चिंपांजी होता है लोग, यही हम लोग का पूर्वज है लोग। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि विकास होते होते होमो सेपियन आता है लोग, जो आधुनिक मानव जिसे बोला जाता है। पहले जो मानव था लोग, ये जैसे हम लोग खड़ा है लोग, ऐसे पैर से नहीं चल पाता था लोग, जैसे बंदर चलता है लोग 2 हाथ और पैर से, वो वैसे ही हम लोग भी चलते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि विकास हुआ, और रीढ़ का जो हड्डी है वो सीधा होना स्टार्ट हो गया, और सीधा होना स्टार्ट हो गया तो हम लोग 2 पैरों पे खड़ा हो गए, और हाथ का काम जो चलने में पहले उपयोग करते थे लोग और पकड़ने में उपयोग करने लगे लोग। तो इस प्रकार विकास हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि विकास होते होते एक समय ऐसा आया कि जहाँ पे मनुष्य पत्थर का उपयोग बहुत ज्यादा करने लगा, और इसी काल को बोला जाता है होमो सेपियन यानी कि आधुनिक मानव। और ये देखिएगा कि आपका लगभग 20 लाख वर्ष पहले स्टार्ट होता है होमो सेपियन का जीवन, और धीरे धीरे विकास होते होते हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं लोग। तो जिस समय मनुष्य पत्थर पे बहुत ज्यादा निर्भर था, उस समय के इतिहास को ही बोला जाता है पाषाण काल। यानी पत्थर का ही घर हुआ करता था, और पत्थर का ही औजार हुआ करता था। कोई भी जानवर को मारना होता था तो पत्थर से ही मारता था लोग। तो पत्थर का उपयोग बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए उस समय के जो हम लोग पढ़ते हैं लोग उसे पाषाण काल में रखते हैं लोग। और पाषाण काल को देखिएगा कि 3 भागों में बांटा गया है पढ़ने के लिए। एक आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, यानी कि पूरी तरीका से पत्थर पर निर्भर जब मानव था तो उसे पूरा पाषाण काल बोला जाता है। और ये देखिएगा कि 25 लाख वर्ष से लेके यहाँ बीसी लिखा है, यानी कि बिफोर ऑफ क्रिस्टन होता है, यानी कि ईसा पूर्व। तो देखिए कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है उसे पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद देखिए कि मध्य पाषाण काल आ जाएगा। तो मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेके 4,000 ईसा पूर्व के बीच में का जो समय काल है उसे इसमें रखा गया है। और नव पाषाण काल देखिएगा कि ये 10,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व के बीच के समय जो है उसे रखा गया है। तो ये हम लोग को समझना है कि पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया, एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में। तो ये थोड़ा सा समय याद रखिएगा। नव पाषाण काल का जो ये काल है, ये 10,000 से लेके 1,000 काल, ये संक्रमण चरण में आ जाएगा, यानी कि संक्रमण वाला ये काल है। यानी कि इसमें देखिएगा कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों का इसमें समन्वय मिलता है। तो वही यहाँ पे चरण दिखाया गया है कि इसमें अगर चरण देखा जाए तो होमो सेपियन का उदय आपका कब होता है, तो 20 लाख वर्ष पहले होता है। और 20 लाख वर्ष से लेके आपका 20,000 वर्ष के बीच में का जो समय है वो होमो सेपियन यानी कि आधुनिक मानव उसे बोला जाता है, तो वो समय है। और देखिए कि ये आपका चरण में ही संक्रमण काल, यानी कि जो नव पाषाण काल का जो समय है ये संक्रमण काल के बीच में का आता है। अगर देखा जाए इसके बाद लक्षण का, तो इन लोगों का लक्षण क्या है, तो देखिए कि इन तीनों में लक्षण हम लोग को देखना है कि क्या क्या चेंजिंग आता है। तो सबसे पहले 10,000 वर्ष पहले
जो मनुष्य था आखेटन पे निर्भर था। आखेटन का मतलब होता है शिकार। तो उस समय के जो मनुष्य था लोग शिकार करता था लोग, और उस शिकार करके ही अपना जीवन यापन करता था लोग। और साथ में खाद्य संग्राहक। तो देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बुद्धि बढ़ गया था। तो जो फल होता था कंदमूल, कोई भी जंगली फल, तो उसे गुफा में ले जाके और इकट्ठा कर लेता था लोग, और बरसात के दिन में उसका उपयोग करता था लोग। तो इस प्रकार देखिए कि इस समय पूरा पाषाण काल में पूरी तरीका से आपका शिकार और आखेटन यानी कि खाद्य संग्राहक के रूप में ये कार्य करता था लोग, और खाद्य जो होता था उसे उपयोग करता था लोग बरसात के दिनों में। उसके बाद देखिएगा कि जब मध्य काल आता है, यानी कि समय जैसे जैसे बढ़ता है तो विकास होते जाता है। तो यहाँ से विकास हुआ और मध्य पाषाण काल में ये एंट्री लिया लोग, जो 10,000 वर्ष से बाद और 4,000 वर्ष के बीच का जो समय है उसी को मध्य पाषाण काल बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा कि आखेटन यानी खाद्य संग्राहक और उसके बाद शिकार दोनों साथ में ही रहेगा। तो आखेटन और खाद्य संग्राहक ये तो रहता है लोग, लेकिन यहाँ पे विकास क्या होता है कि यहाँ पे आपका पशुपालन स्टार्ट हो जाता है। जो दुधारू पशु रहता है उन लोगों को पालना स्टार्ट कर देता है लोग। तो उस समय क्या हो जाता है कि दूध भी मिलेगा साथ में, हालांकि दूध के लिए ज्यादा नहीं, मांस के लिए ज्यादा पाला जाता था उसमें। तो मांस और दूध और कुछ हद तक सुरक्षा भी मिल जाता था, जैसे कि मान लीजिए कि कुत्ता पाला गया तो जो घर और होता था तो उसका रखवाली करता था लोग जंगली जानवरों से। तो इस प्रकार देखिए कि यहाँ पे पशुपालन स्टार्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पशुपालन कब स्टार्ट हुआ, तो ये मध्य पाषाण काल में स्टार्ट होता है पशुपालन, तो ये याद रखेगा। इसके बाद देखिएगा कि फिर इसमें विकास होते होगा। तो ये आपका देखिएगा कि 10,000 से लेके 1,000 का जो समय है उसमें रखा गया है, या कहें कि यहाँ पे 4,000 है तो 4,000 से लेके 1,000 का जो ईस्वी है 1,000 ईसा पूर्व, तो उसके बीच का जो समय है नव पाषाण काल है। और यहीं पे देखिए कि सबसे ज्यादा विकास होता है। तो जो विकास हुआ है मनुष्य का, जैसे जैसे नदी कहिएगा तो तीव्र गति से विकास हुआ है। आज से 20 साल पहले देखिएगा और अभी 20 साल में देखिएगा तो बहुत ज्यादा विकास हो गया है। वैसे ही यहाँ पे देखिएगा कि जो मनुष्य था लोग ये सभी रहेगा, यानी कि पशुपालन तो आज भी है तो पशुपालन तो रहेगा ही रहेगा। आखेटन शिकार आज भी कुछ व्यक्ति करता है लोग, और खाद्य संग्रह तो करते ही हैं लोग। तो ये सभी चीज रहेगा। यहाँ पे नया चीज क्या आ जाता है, कृषि आ जाता है, यानी कि कृषि करना स्टार्ट कर देता है लोग। और एक चीज समझिए कि जब भी कृषि किया जाएगा तो उसके लिए जरूरत क्या होगा कि जहाँ पे हम लोग वो कोई भी जैसे धान बोएंगे लोग तो वहां पे रहना पड़ेगा। तो रहने का मतलब हो गया कि धीरे धीरे वहां पे अस्थायी निवास होना स्टार्ट हो गया। पहले पशुपालन और ये खाद्य संग्रहक, यानी कि जिस जंगल में रहता था लोग, और जैसे कि अभी बंदर कोई है लोग तो बंदर का झुंड आता है और वहां जो भी फल या पत्ता होता है खत्म हो जाता है तो वहां से फिर कहीं और दूर चला जाता है लोग। वैसे ही मनुष्य भी वहां का जो भी फल कंदमूल ये था खत्म हो जाता था, फिर वहां से दूसरी जगह चला जाता था लोग। लेकिन जैसे कृषि स्टार्ट हुआ तो कृषि के लिए अस्थायी निवास होना अनिवार्य हो गया। तो यहाँ से अस्थायी निवास होना स्टार्ट हो जाता है, और अस्थायी निवास होना स्टार्ट होने के बाद समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो जो समाज हम लोग का आज विकसित हुआ है ये आज से देखिएगा कि लगभग 5,000-6,000 वर्ष पहले धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ पे नया चीज कृषि स्टार्ट हुआ नवपाषाण काल में, अस्थायी निवास और समाज बनना स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए कि यहाँ पे इसका लक्षण है। इसके बाद देखेंगे लोग कि औजार, तो देखिए कि समय के साथ औजार भी बदलते गया। अब यहाँ पे देखिए कि क्वांटजाइट, सल्क और सिलेट का उपयोग करता था लोग। जैसे ऊंचाई पे किसी जानवर को मारना है तो ऊंचाई पे जाके या पेड़ पे चढ़ के बड़ा बड़ा पत्थर लेके उसके ऊपर पटक देता था लोग, तो वो बड़ा बड़ा पत्थर है उसे दब के जानवर मर जाता था लोग। तो यहाँ पे पत्थर का उपयोग करना स्टार्ट किया लोग जानवर को मारने के लिए। इसके बाद देखिएगा कि जब विकास होते होते यहाँ पे पहुंचा लोग, तो यहाँ पे माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म औजार यहाँ बनाना स्टार्ट कर देता है लोग पत्थर का ही। इसमें क्या किया लोग कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पत्थर है तो ये पत्थर गोल है तो ऐसे लेके पहले यहाँ पे पूरा पाषाण काल में उसको मारता था लोग। यहाँ पे क्या किया लोग कि पत्थर को काट काट के और नुकीला बनाना स्टार्ट कर दिया लोग। तो जिससे कि ये आपका ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया लोग, और एक प्रकार से इधर से पकड़ के इसमें डांटा बना दिया जाए तो ये भाला का रूप ले लेगा और किसी भी जानवर को मारना आसान हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा कि माइक्रोलिथ, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव माइक्रोलिथ
यानी सूक्ष्म औजार का उपयोग करना कब स्टार्ट किया, तो मध्य पाषाण काल में। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे और भी विकास हो जाता है, सिलेट के बने अच्छे औजार बना लेता है लोग, फिर तांबा का उपयोग होना स्टार्ट हो जाता है, तो तांबा से तो बर्छी बनाना आसान हो गया। और 1000 ईस्वी आते आते लोहा का भी स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए समाज यहाँ से तीव्र गति से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, सामाजिकरण। तो ये देखिएगा कि औजार का उपयोग यहाँ से सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा या पुरातात्विकों वैज्ञानिक जो होते हैं लोग, उनके द्वारा जो स्थल खोजा गया है पाषाण काल के, तो यहाँ पे दे दिया गया है। पूरा पाषाण काल का ये स्थल है, मध्य पाषाण काल का और नव पाषाण काल का। तो देखिए कि अतिरम्पकनम ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में पड़ेगा। और यहाँ से क्या मिला है, तो देखिएगा कि यहाँ से उस समय का पूरा तात्विक औजार मिला है, कुछ पत्थर का और कुछ उस समय का वस्तु मिला है। उसके बाद आज ये यहाँ पे हथनौरा, ये हथनौरा ये भी आपका पूरा पाषाण काल का ही स्थल है और ये यूपी में खोजा गया है। और ये देखिए कि नर्मदा घाटी के पास में ये मिलेगा, जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होता था। और देखिए कि यहाँ पे मानव का साक्ष्य मिला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो नर्मदा घाटी से मिला है। और ये आपका हथनौरा जो स्थल है यूपी में, वहां से मिला है। और सबसे पहले पूरे विश्व में तो अफ्रीका में माना जाता है, ये अफ्रीका से ही मानव के उत्पत्ति हुआ है। और इसके बाद देखिए कि पूरा पाषाण काल में ही भीमबेटका, भीमबेटका ये आपका एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में जाएंगे तो ये स्थल हम लोग को मिलेगा भीमबेटका। और भीमबेटका से देखिए कि जो पूरा पाषाण काल के और नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीनों काल के जो मानव है लोग, वहां से चित्रकला का यहाँ पे मिलता है। अब ये चित्रकला कैसे, तो जिसे गुफा में तो रहता था लोग पत्थर के अंदर, और उस समय मान लीजिए कि कोई भी जानवर या पक्षी या कुछ भी देखता था लोग, तो उन लोगों का चित्र पत्थर के ऊपर उकेर के बना देता था लोग। तो देखिए कि उस समय का चित्र वहां पे मिलता है, अपने हिसाब से बनाता था लोग। हो सकता है याद रखने के लिए बनाता हो, या हो सकता है कि मनोरंजन के लिए बनाया जाता हो, तो इसका तो कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन चित्रकला मिला है। तो तीनों काल का चित्रकला पाषाण काल का कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपका भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, और ये एमपी में पड़ेगा। इसके बाद देखिए कि मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ पड़ेगा, तो यूपी में पड़ेगा। और मिर्जापुर से देखिए कि तीनों काल के औजार प्राप्त हुए हैं। तो तीनों काल के औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मिर्जापुर से, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि मध्य पाषाण काल में यहाँ पे चौपानी भांडू जो यूपी में पड़ेगा, ये स्थल है। और चौपानी भांडू ये बेलन घाटी में पड़ता है, यहाँ से तीनों काल के औजार प्राप्त हुआ है। तो ये याद रखिएगा मध्य पाषाण काल में। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौपानी भांडू किस राज्य में है, तो यूपी में है, वहां से क्या मिला है, तीनों काल के औजार मिला है। इसके बाद देखिए कि सराय नहरराय, ये भी आपका यूपी में ही है। और ये देखिए कि प्रथम युद्ध के साक्ष्य मिला है सराय नहरराय से। तो प्रथम मानव की युद्ध की जो संभावना है या साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सराय नहरराय, और ये कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद देखिए आदमगढ़, ये आदमगढ़ आपका एमपी में पड़ेगा। यहाँ से आदमगढ़ में देखिए कि प्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। और प्रथम पशु तो जानते ही हैं कि कुत्ता को पाला गया था, तो यहाँ से प्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इसके बाद महदाया, देखिए कि महदाया से हड्डी से निर्मित आभूषण मिला है। तो उस समय आभूषण जो बनाया जाता था, हड्डी से बनाया जाता था, किसी जानवर के हड्डी से। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार आभूषण कहाँ से मिला है, महदाया से। इसके बाद नव पाषाण काल में हम लोग देखेंगे लोग जो महत्वपूर्ण स्थल है, तो बुर्जहुम देखिएगा। बुर्जहुम को हिंदी में गर्तवास बोला जाता है, यानी गड्ढा में घर। ये आपको मिलेगा कश्मीर में बुर्जहुम, और ये डल झील के किनारे होगा। तो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं कि जैसे कि कोई भी झील या आम भाषा में तालाब, जो पोखरा उखरा होता है गांव में, तो उसी को बड़ा स्थल पे हो तो झील बोला जाता है। और जहाँ पे तालाब या झील होगा, तो चारों तरफ से मिट्टी का एक उठा हुआ रहता है, तो ये उठा हुआ रहता है और इसी के अंदर पानी रहता है। तो जो मिट्टी का ये ऊपरी भाग होता है, यहाँ पे ये खोद देता था लोग, उसको गड्ढा कर देता था लोग,
यानी कि गर्त और वास यानी कि उसमें गड्ढा करके रहता था लोग। तो यहाँ पे मिट्टी को हटा के और उसमें रहता था लोग। इससे क्या फायदा होता था कि गर्मी के दिन में वहां पे ठंडा रहेगा और ठंडा के दिन में वहां पे गर्म रहेगा। तो ये देखिए कि वातानुकूल उस समय का अपना घर बना के और वहां पे रहता था लोग। और ये डल झील आपका कहाँ पे होगा, तो जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे ही देखिए कि गर्तवास के आसपास में ही जो उस समय का कब्र मिला है, तो उसमें माली के साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्थल है चिरांद है, और ये चिरांद कहाँ पे है, तो ये छपरा, आप जानते होंगे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट छपरा भी पड़ता है। तो यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे देखिए कि हड्डी से निर्मित औजार मिला है। और ये जो हड्डी हुआ करता था हिरण का हुआ करता था, तो हिरण के हड्डी से निर्मित औजार बनाया गया है। तो ये यहाँ से साक्ष्य मिला है। ये क्वेश्चन बार बार आता है बीपीएससी में, तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये जरूर मार्क लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए कि कोल्डिहवा, ये भी वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा। कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है आपका, देखिए कि जो कोल्डिहवा है ये यूपी में है। और कोल्डिहवा से पहली बार चावल का खेती का साक्ष्य मिला है। तो पहली बार चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा से मिला है। ये आपका यूपी में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे लोग कि इसमें खोजा गया उस समय का वस्तु, यानी कि खोज क्या क्या किया गया। तो देखिए पूरा पाषाण काल में आग का खोज कर लिया गया था, लेकिन आग का उपयोग अच्छी तरीके से उस समय नहीं किया जा रहा था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते इतना विकास हो गया कि आग का उपयोग अच्छी तरीके से होना स्टार्ट हो गया। और देखिए कि नवपाषाण काल में जब समाज बन गया, तो एक स्थान से दूसरा का स्थान जाने के लिए बैलगाड़ी ये सब का उपयोग होने लगा। तो यहाँ पे पहिया का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, समाज का, और तांबा टीन का भी उपयोग होना स्टार्ट हो गया था। तो ये याद रखेगा। तो ये तो हम लोग देख लिए लोग, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग देखेंगे लोग कि जो एग्जाम पॉइंट है, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार आता है इस चैप्टर से, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है, तो इसके जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम है। और प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट हो जाएंगे। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग में विभाजित किसने किया है, तो कांस्य युग, लौह युग और आपका लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। तो एक चीज समझिए कि जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है, तो ये पाषाण युग में आ जाएगा। और ये आदि ऐतिहासिक काल जो हड़प्पा सभ्यता है, ये आपका कांस्य युग में आ जाएगा। इसे कांस्य युग बोला जाता है क्योंकि कांसा का उपयोग यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था। यहाँ पे पत्थर का ज्यादा उपयोग होने के कारण इसे पाषाण काल बोला जाता है। वैसे ही वैदिक काल में लोहा का खोज हो चुका था और यहाँ के लोहा का उपयोग ज्यादा होने लगा, तो इसीलिए इसे लौह युग बोला जाता है। तो वैदिक काल को लौह युग, हड़प्पा काल को कांस्य युग और पाषाण सभ्यता को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिएगा। और इन तीनों का विभाजन किसने किया, तो जार्गेंसन जॉनसन के द्वारा किया गया। इसके बाद देखिए कि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला वस्तु। तो सबसे पहले देखिए कि औजार, सबसे पहले कौन सा औजार का उपयोग किया गया, तो कुल्हाड़ी का किया गया। तो ये कुल्हाड़ी याद रखिएगा कि सबसे पहला औजार मानव द्वारा कुल्हाड़ी बनाया गया। और सबसे पहले धातु किसका उपयोग किया गया, तो तांबा का किया गया। तो ये याद रखना है। और पहला पालतू पशु कौन सा है, तो कुत्ता है। तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। उसके बाद सबसे पहला फसल जिसका बोना स्टार्ट किया लोग, तो रागी हो जाएगा। उस समय के जानवर कौन कौन था लोग, तो मैमथ था। और मैमथ देखिए कि हाथी जो होता है, तो हाथी का समझिए कि हाथी के जैसा ही होता था लोग, लेकिन हाथी के 3 गुना उन लोगों का आकार ज्यादा होता था, 3 गुना ज्यादा लंबा चौड़ा होता था लोग। और बलदार गेंडा भी उस समय का पशु था लोग। और देखिए कि नोट में थोड़ा सा, पूरा पाषाण अवशेष जो मिला है हाल फिलहाल में, तो कुर्नूल से मिला है जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और हुंसी से मिला है जो कर्नाटक में पड़ेगा, और डिंडवाना ये आपका राजस्थान में पड़ेगा, ये तालाब है, यहाँ से भी मिला है। और ये देखिए कि जो डिंडवाना है, एक चीज हम बता देते हैं, डिंडवाना से पहली बार विश्व की पहली बार
वृक्ष रोपने का यहाँ पे साक्ष्य मिला है, यानी कि वृक्ष को बोने का। तो ये आप याद रखिएगा कि पहली बार वृक्ष मानव के द्वारा कहाँ पे बोया गया। ऐसे तो प्राकृतिक शुरू से ही वृक्ष को मेंटेन करते आया है, लेकिन मानव के द्वारा जो पहली बार वृक्ष बोने का साक्ष्य मिला है, डिंडवाना जो तालाब है, झील है, ये राजस्थान में पड़ेगा और वहां पे बोने का मिला है। और वहीं पे देखिए कि पहली बार खेती का जो साक्ष्य मिला है आपका पाकिस्तान का जो स्थल है वहां से मिलता है, मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ याद रखना है, मेहरगढ़ यहाँ पहली बार कृषि का साक्ष्य मिला है और समाजीकरण का भी साक्ष्य मिला है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो मेहरगढ़ में ही मिला है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, एक दो बार आप इसके देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो इसे यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। कोई भी सलाह देना हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।